नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुज़ोन पर। आज है 11 सितंबर। आज की महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर्स की जो घटनाएँ हैं, उनको टॉप एमसीक्यू के माध्यम से देखा जाएगा। इसमें करंट अफ़ेयर्स की घटनाओं को साथ-साथ उनका जो स्टैटिक पोर्शन है, वो भी कवर किया गया है। तो इससे आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जो है तैयार होती रहेगी। ये जो लेक्चर है, ये यूपीएससी प्लस जितने भी यू स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, आरएस, इन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है। यूपीपीसीएस के लिए हमारे यहाँ जीएस प्लस करंट अफ़ेयर्स दोनों कराया जाता है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से देख लीजिए। जिसको भी तैयारी करनी हो यूपीपीसीएस के लिए, खास करके प्री 2025 के लिए ये कराया जा रहा है। तथागत एडू जो नाम से हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि जो करंट अफेयर्स और जीएस वाला पोर्शन है उसकी आपकी कंप्रेहेंसिव स्टडी जो कराई जा सके। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये इसका ऑप्शन हो जाएगा मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली जो है वहाँ कराया जा रहा है। इससे रिलेटेड जानकारी क्या है, 27वें सरस आजीविका मेले का आयोजन 5 सितंबर से 22 सितंबर के मध्य किया जाएगा। तो ये 5 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर के मध्य किया जाएगा। इसका आयोजन नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में हो रहा है। इस मेले में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 400 से अधिक जो ग्रामीण महिलाएं हैं ये भाग लेंगी। सरस आजीविका मेला जो है महिलाओं के सशक्तिकरण को भी ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। तो सरस आजीविका मेला दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आयोजित किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये मेला किसके तहत आयोजित किया जाता है, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, तो इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसके तहत कराया जा रहा है। फिर इस वर्ष के मेले का उद्देश्य जो है ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की थीम पर आधारित है। सरकार ने जैसे ड्रोन दीदी हो गया, लखपति दीदी जो हो गया, ये बनाने के लिए भी महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए सारे प्रोग्राम शुरू किए हैं। बनाने की थीम पर आधारित है। यह मेला जो है यूपी पीसीएस 2020 की प्रीलिम परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। तो आगे देखेंगे अरुंधति राय की कथा आत्मकथा क्या है। तो अरुंधति राय की आत्मकथा का क्या नाम है, जिसका विमोचन 2 सितंबर 2025 को हुआ है। तो इनकी जो अभी नई बुक लॉन्च हुई है, नाम क्या है, मदर मेरी कम्स टू मी। इनकी स्मॉल थिंग्स के लिए इनको बुकर प्राइज भी मिल चुका है। और अभी जो बुक आई है ये मदर मेरी कम्स टू मी। उसके बाद में इसमें देखेंगे जुड़ी इससे रिलेटेड जानकारी क्या है। अरुंधति राय की आत्मकथा का नाम मदर मेरी कम्स टू मी है। इसका विमोचन जो है 2 सितंबर 2025 को कोची के मदर मेरी हॉल में सेंट टेरेसा कॉलेज में किया गया है। यह आत्मकथा अरुंधति राय और उनकी माँ मेरी राय के बीच के जटिल संबंधों को दर्शाती है। तो उनकी अपनी माँ के नाम, मतलब माँ और अपने बीच के संबंधों पर इन्होंने लिखी है बुक। अरुंधति राय से संबंधित किताबों में पिछली परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड कई क्वेश्चन, जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, इसके लिए इनको बुकर प्राइज भी मिल चुका है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर प्रोफेसर वीके गोक जो है पुरस्कार, ये गोक या गोकक भी बोलते हैं इसको। प्रोफेसर वीके गोकक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आनंद वी पाटिल जो है इनको सम्मानित किया गया है। इससे जुड़े जानकारी क्या है, तो 7 सितंबर 2025 को बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान साहित्यकार आनंद वी पाटिल को प्रोफेसर वीके गोकक पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। इनका नाम क्या है, आनंद वी पाटिल नाम है। प्रोफेसर वीके गोकक पुरस्कार दिया गया है। इस समारोह का आयोजन जो है भारतीय विद्या भवन एवं विनायक गोकक वाङ्मय ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अब नेक्स्ट है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2000। तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मैक्स विस्टॉपेन जो है इन्होंने जीता है। तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन जो है मोनोंजा इटली में हुआ था। उसके बाद में रेडबुल कंपनी के फार्मूला रेस ड्राइवर मैक्स विस्टॉपेन ने यह खिताब जीता है। फिर लैंडो नॉरिस यानी कि माइकल रेन कंपनी ने दूसरा स्थान और ऑस्कर पियास्त्री ने तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट हो जाएगा जापान के प्रधानमंत्री का इस्तीफा जो हुआ है। तो 7 सितंबर 2025 को जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दे दिया था। तो अभी जो पहले प्रधानमंत्री थे, नाम क्या था इनका, शिगेरू इशिबा नाम था। उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इसमें ऑप्शन जो है इसका लगातार चुनावी हार और पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो मेनली ये है कि जापान में भी जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, वहाँ उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बात यह है। इसमें है क्या, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने 7 सितंबर 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह 68 वर्षीय थे और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वहाँ से संबंधित थे। जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उससे संबंधित थे। उन्होंने अक्टूबर 2024 में पद संभाला था और उनका कार्यकाल लगभग 11 महीने का रहा था। इस्तीफे का मुख्य कारण लगातार चुनावी हार, पार्टी के बीच बढ़ते जो दबाव है उसको, उसी के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डेविड लेमी जो है ये बनाया गया ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री। जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं कीमर स्टमर करके नाम उनका है। तो 5 सितंबर 2025 को एंजेला रेनर ने टैक्स का स्कैंडल और मंत्री आचार संहिता उल्लंघन के कारण डिप्टी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके स्थान पर प्रधानमंत्री जो केयर स्टेमर नाम इनका है ने विदेश मंत्री जो थे डेविड लेमी को नया डिप्टी सीएम
डिप्टी पीएम नियुक्त किया है। डेविड लेमी के विदेश मंत्रालय छोड़ने के बाद यावेट कूपर को विदेश मंत्री बनी हैं और उनकी जगह गृह मंत्री का पद शबाना महमूद को मिला है। लेमी ने न्याय मंत्री लसी पावेल, हाउस ऑफ कॉमर्स लीडर और स्कॉटलैंड सचिव याना मरे को भी सरकार से बाहर कर दिया है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड जानकारी थी। अगला है डॉक्टर श्याम बिहारी का निधन हुआ है। तो वास पेंटिंग्स के प्रणेता डॉक्टर श्याम बिहारी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो 2024 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको पद्मश्री दिया गया था, 2024 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो इसमें हो जाएगा क्या? वास पेंटिंग के प्रणेता, वास पेंटिंग जो है इसके प्रणेता है डॉक्टर श्याम बिहारी का 6 सितंबर 2025 को प्रयागराज में 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उनका जन्म 1942 में सिरसा कस्बे में हुआ था। उन्होंने वास पेंटिंग विधा की विशेष पहचान दिलाई थी। तो राष्ट्रपति 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म निर्देशक अनुपर्णा राय ने 82वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ओरिजोंटी श्रेणी के में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार अपनी किस फिल्म के लिए जीता है? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले समय में किसी न किसी एग्जाम में तो आना ही तय है। इनकी जो बुक है फिल्म है सॉन्ग्स ऑफ द फॉरगॉटन ट्रीज जो है उसके लिए दिया गया है। ये पर्यावरणीय जागरूकता पर आधारित है। द एलिफेंट विस्परर के लिए जो ऑस्कर अवार्ड है ये मिल चुका है। RRR में गाना जो आया था नाटू नाटू उसके लिए भी मिल चुका है। सॉन्ग्स ऑफ द ट्री जो है ये भी इनको मिला है अनुपर्णा राय को। और पैरासाइट जो है इस मूवी को बेस्ट ऑस्कर अवार्ड दिया गया था मूवी के लिए। तो इन सबको पहले अवार्ड मिल चुके हैं। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। भारतीय फिल्म निर्देशक अनुपर्णा राय ने इटली में आयोजित 82वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो ये भी पूछा जा सकता है कौन सा फेस्टिवल है कि वेनिस इंटरनेशनल 82वां है। वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ओरिजोंटी सेक्शन में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार हासिल किया। यह पुरस्कार उनकी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए मिला है। इस फिल्म श्रेणी में एकमात्र भारतीय थी ये। तो इसमें क्या है, यह फिल्म इस श्रेणी में शामिल एकमात्र भारतीय फिल्म रही है। फिल्म दो प्रवासी महिलाओं दुआ और श्वेता की कहानी को दर्शाती जो मुंबई में एक फ्लैट साझा करती हैं और एक दूसरे की भावनाओं और संघर्षों को समझती हैं। ये जो ओरिजोंटी अवार्ड है ये नए उभरते जो निर्देशक होते हैं उनको दिया जाता है। नाज शेख क्या है, नाज शेख और सोमी बघेल ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है। तो आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोलिक चर्च का पहला सहस्त्राब्दी संत किसे घोषित किया गया है? यानी सेंचुरी जो पोप है वो किसको घोषित किया गया है? तो इसमें जो कार्लो एक्यूटिस है इनको घोषित किया गया है। क्या हो जाएगा? पोप लियो 14 ने कंप्यूटर विशेषज्ञ कार्लो एक्यूटिस को कैथोलिक चर्च का पहला सहस्त्राब्दी संत घोषित किया है। जो नए पोप बने हैं इन्होंने अपना नाम पोप लियो 14 रखा है। अमेरिका से है ये। तो ये भी पूछा जा सकता है। कार्लो को ईश्वर इन्फ्लुएंसर गॉड इन्फ्लुएंसर कहा जाता था। उन्होंने तकनीकी का उपयोग कर आस्था का प्रसार किया था। उनका निधन 2006 में मात्र 15 वर्ष की आयु में हो गया था। अच्छा, बहुत जल्दी हो गया था। यह घोषणा जो है सेंट पीटरबर्ग स्क्वायर में 80,000 लोगों की उपस्थिति में हुई है। उनके साथ इतालवी युवक जो है पियर ए जियो इन्फेंटेसी को भी संत घोषित किया था। तो पोप लियो ने कहा कि इन दोनों ने अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित किया और युवाओं को जीवन व्यर्थ न करने बल्कि उन्हें महान संदेश दिया है। तो इस तरीके से उनका है। नेक्स्ट है मलक्का जल डमरू मध्य से रिलेटेड है। किस देश ने मलक्का जल डमरू मध्य है योजना में भारत के शामिल होने का समर्थन करने की घोषणा की है? तो मलक्का जल डमरू मध्य है ये कहाँ? सिंगापुर ने की है इसे। ये भारत और जो भारत का अंडमान सी है और जावा द्वीप जो है जावा सुमात्रा वाला इंडोनेशिया का उसके मध्य में है मलक्का जल संधि। तो वहीं पर ये भारत को शामिल करने की बात की गई है। सिंगापुर वगैरह इधर है। तो इससे जुड़ी रिलेटेड जानकारी देख लेते हैं। सिंगापुर ने भारत को मलक्का जल डमरू मध्य जो जल डमरू मध्य गश्त में शामिल होने का समर्थन किया है। पेट्रोलिंग के लिए बात हुई है। जिस मलक्का जल डमरू मध्य में पेट्रोलिंग होती है कि वहाँ क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया का जितना भी व्यापार है इस जल डमरू मध्य के माध्यम से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है खास करके इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। मलक्का जल डमरू मध्य वैश्विक व्यापार का कितना 60% यहीं से होता है। भारत के अधिकांश ऊर्जा आयात का मार्ग भी यहीं से होता है। यह घोषणा सितंबर 2025 में सिंगापुर के प्रधानमंत्री जो है लॉरेंस वोंग की नई दिल्ली यात्रा के दौरान हुई जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। नेक्स्ट हो जाएगा इसी में भारत की भागीदारी इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मिलकर निगरानी को मजबूत करेगी और चीनी नौसैनिक गतिविधियां हैं उनका मुकाबला करेगी। यह भारत की एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक रणनीतियों को भी गति प्रदान करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? जो 8 सितंबर। इसकी जो थीम है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। इससे जुड़ी जानकारी भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल
8 सितंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को ने 1966 में तो इसकी स्थापना की थी और 1967 से यह वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है कि कब 8 सितंबर को मनाया जाता है। 2025 के लिए इसकी थीम क्या है, तो डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा, यानी कि प्रमोटिंग लिटरेसी इन अ डिजिटल एरा, डिजिटल एज। ये थीम भी पूछी जाती है, कब होता है, तो 8 सितंबर को होता है। 1966 से मनाया जा रहा है, घोषणा हुई थी और 1967 से मनाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है, तो यह सुनिश्चित करना कि डिजिटलीकरण शिक्षा के अवसर बढ़ाए, ना कि परंपरागत साक्षरता से वंचित लोगों को पीछे छोड़ दे। यह दिन याद दिलाता है कि साक्षरता समानता, शांति और सतत समाज के निर्माण की कुंजी है। तो जो साक्षरता है वो शांति, समानता, सतत समाज के निर्माण की कुंजी तो ये तो है ही, जाहिर सी बात है। क्योंकि नेल्सन मंडेला का अगर आप लोगों को कोट याद होगा कि शिक्षा वह हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं या दुनिया में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये वही शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही है। और नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में बनाई जा रही। तो बांस जो है 1927 का जो वन अधिनियम था उसको हटा करके पेड़ की श्रेणी से वृक्ष की श्रेणी में जो पहले फॉरेस्ट वाले में आता था, इसको क्या है, घास घोषित कर दिया गया है, जिससे कि जो पूर्वोत्तर भारत है उसको बढ़ावा दिया जा सके। अब इसमें पूछा है कि भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में बनाई जा रही है, तो कहाँ बनाई जा रही है, असम में बनाई जा रही है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं कि भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का निर्माण असम राज्य के किसमें, नुमालीगढ़ में किया जा रहा है। तो नुमालीगढ़ में असम में नुमालीगढ़ में पहले से ही वो है, पेट्रोलियम रिफाइनरी है, वही ये बायो रिफाइनरी का भी निर्माण किया जा रहा है, बांस आधारित जो की है। इस बायो रिफाइनरी में बांस का उपयोग करके बायोफ्यूल, इथेनॉल और एसिटिक एसिड जैसे अन्य रसायन बनाए जाएंगे। नेक्स्ट इसी में है, इसका निर्माण इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो है, ये बांस आधारित जो बायो रिफाइनरी है असम में जो बनाई जा रही है, असम के नुमालीगढ़ में, तो वहाँ पर इसे कर रही है काम। बायो रिफाइनरी प्राकृतिक उत्पादों या खाद्य अपशिष्ट का उपयोग करके बायोफ्यूल का निर्माण करती है। इसमें खास करके जो बायो रिफाइनरी, बायो में हम लोग पहले से भी जानते हैं कि इसमें जो खास करके जैविक या खाद्य पदार्थ हैं या खाद्य फसलें, उनके जो अवशेष बचते हैं, जैसे गन्ने से इथेनॉल बनाना या इस तरीके से मक्के से बनाया जाता है, तो उनका यूज़ करके बनाया जाता है, बायोफ्यूल का निर्माण किया जाता है इसमें। इसके लाभों में कार्बन उत्सर्जन को कम करना, जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे जो बायो खास करके जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम होगा और बायो ईंधन या रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा, तो कार्बन उत्सर्जन कम होगा, बायोफ्यूल उत्पादन बढ़ाएगा, क्लीन फ्यूल का उत्पादन हो सकेगा। और 2070 तक जो भारत का नेट जीरो का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने में भी सहायता मिलेगी, क्योंकि भारत ने जो COP26 हुआ था, यानी कि 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होती है UNFCCC की, उसमें भारत ने अपने को क्या है 2070 तक नेट जीरो घोषित किया है कि 2070 तक भारत जो है अपनी कार्बन उत्सर्जन जो क्षमता है और मतलब कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो कर देगा, इस तरीके का आ गया है। फिर नेक्स्ट इसी में देखें क्या, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों दे दी गई, तो हिंदी इंग्लिश का कोई फंडा नहीं है, आप जो भी जिस भाषा से है आसानी से आप पढ़िए और समझिए। फिर है 10 लाख से अधिक जनसंख्या, जो क्वेश्चन है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2025 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो हर साल जारी किया जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो जारी किया जाता है, AQI बोलते हैं इसको, इसमें 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। तो पूछा है 10 लाख से अधिक वाली जनसंख्या है, उसकी श्रेणी पहले स्थान पर कौन रहा है, तो इसमें ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, इंदौर रहा है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड हर साल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि AQ इंडेक्स जो है, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसको जारी कौन करता है, तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है हर साल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 2025 के सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो जो पहली श्रेणी है 10 लाख से अधिक जनसंख्या शहरों में, तो उसमें पहले नंबर पर इंदौर है, जिसके बाद जबलपुर दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर इंदौर है, दूसरे नंबर पर जबलपुर है, तीसरे नंबर पर आगरा व संयुक्त जो सूरत है वो संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। तो ये पूछा जा सकता है, ये 1 2 3 करके जो है ये पूछता है हर बार। तो पहले पर है इंदौर, दूसरे पर है जबलपुर, तीसरे पर है आगरा और सूरत, दोनों संयुक्त रूप से हैं। फिर इसके बाद देखेंगे कि 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में अमरावती, तो जो पहले कैटेगरी थी 10 लाख प्लस वाली जो थी आबादी शहरों की, उसमें है इंदौर पहले पर, जबलपुर दूसरे पर और आगरा और सूरत जो है तीसरे नंबर पर है। और जो दूसरी श्रेणी है उसमें है कि 3 से लेकर के 10 लाख के मध्य जो जिन शहरों में जनसंख्या है उनको कैटेगराइज किया जाता है इसके आधार पर। तो 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में अमरावती ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो इसमें पहले नंबर पर अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है, जबकि 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में देवास शीर्ष पर रहा है।
देवास एमपी का शहर है। और जो तीसरी, ये फर्स्ट कैटेगरी थी, दूसरी कैटेगरी थी 3 से 10 लाख, तीसरी कैटेगरी जो है उसमें है 3 लाख से कम आबादी जो है, माइनस लेस देन 3 लाख जो पॉपुलेशन है शहरों की, उनको कैटेगराइज किया जाता है। तो उसमें पहले स्थान पर कौन है? देवास शहर है, एमपी का ये भी है। फिर आगे देखेंगे, ये अवार्ड जो है नेशनल क्लीन एयर कैंपेन के तहत दिए जाते हैं, जिसे भारतीय सरकार ने 2019 में लॉन्च किया था। जो एक्यू एयर क्वालिटी इंडेक्स है 2019 से लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य 5 साल में PM10 जो है और PM2.5 की सांद्रता को 20% तक कम करना था। तो PM10 जो है ये पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं, यानी कि हवा में जो विक्षेपित कण होते हैं, ये बहुत महीन होते हैं, तो जो नैनोमीटर में इनकी जो होती है, तो PM10 जो है और PM2.5 जो है, इनकी सांद्रता को 20% तक कम करना था। इसी में आगे है, इंदौर और उदयपुर को रामसर कन्वेंशन के लिए वेटलैंड सिटीज़ का मानद पुरस्कार भी दिया गया है। तो 2 शहरों को दिया गया है इस बार, इंदौर और उदयपुर को, जो रामसर कन्वेंशन के लिए वेटलैंड सिटीज़ का मानद पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ की वेटलैंड्स को बचाने में उत्कृष्ट कार्य किया। तो ये भी क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है कि इंदौर और उदयपुर को दिया गया है रामसर का मानद कन्वेंशन के लिए वेटलैंड सिटीज़ का मानस जो पुरस्कार है, ये दिया गया है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेबेस्टियन लोकार्नो जो है, इनको चुना गया है। तो ऑप्शन इसका बी सही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, तो राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के, और पहले भी यही थे, अभी पुनः निर्वाचित हुए, लेकिन दूसरी बार इनको जो सीटें हैं वो काफ़ी कम हो गई, तो साझा सरकार के राष्ट्रपति हैं। अभी इन्होंने क्या है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सेबेस्टियन लेकोर्नू को देश के नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। सेबेस्टियन लेकोर्नू ने फ्रेंकोइस बायू का स्थान लिया है। तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? फ्रेंकोइस बायू का स्थान लिया है, और पिछले 2 सालों में फ्रांस के 5वें प्रधानमंत्री हैं। तो फ्रांस में पिछले काफ़ी समय से जो राजनीतिक उथल-पुथल है, खास करके प्रधानमंत्रियों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मची हुई है। उसका कारण है कि पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं हैं इस वजह से, और ऊपर से वर्तमान समय में हम हर जगह देख रहे हैं कि राजनीतिक उथल-पुथल लगभग हर देश से गुजर रही है। नेक्स्ट क्या है, फ्रांस में राष्ट्रपति पीएम को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन पीएम को संसद में बहुमत साबित करना पड़ता है। तो वहाँ की कंडीशन ये है कि फ्रांस में राष्ट्रपति जो है पीएम को नियुक्त करते हैं, लेकिन पीएम को क्या होता है, संसद में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। जैसे भारत में क्या है, प्राइम मिनिस्टर का पद इंपॉर्टेंट है, नियुक्त प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट राष्ट्रपति ही करते हैं, प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो सरकार के, यानी कि मतलब राज्य के प्रमुख है, और जो सरकार के प्रमुख के रूप में वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। फ्रांस में क्या है कि राष्ट्रपति जो है ये सर्वशक्तिमान है, ये सारी शक्तियाँ इसी के पास हैं। जिस तरीके से अपने वहाँ प्राइम मिनिस्टर का पद है, वो इस तरीके से वहाँ राष्ट्रपति का पद है, इस तरीके से कैटेगरी का ही किया जाता है। नेक्स्ट है कि फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है, और यह बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, एंडोरा, स्पेन और मोनाको जैसे देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसी में आगे कौन सा दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौता जो है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करने वाला पहला OECD देश कौन सा बना है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इजराइल के साथ हुई है भारत की BIT जो ट्रीटी है, यानी कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है भारत ने इजराइल के साथ की है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट दिए गए। इजराइल भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौता करने वाला पहला OECD देश बन गया। OECD जो देश है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो इसमें टोटल 21 देश शामिल हैं और भारत शामिल नहीं है, ये चीज़ है। तो और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट जो है, ये देश जो है भारत इसमें शामिल नहीं है, और इसमें से पहला देश बना है कौन? इजराइल, जिसने भारत के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की है। यह समझौता भारत और इजराइल के बीच आर्थिक सहयोग और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा, जिससे कि भविष्य में मुक्त व्यापार समझौतों के रास्ते भी साफ हो जाएंगे। मुक्त जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होते हैं, FTA बोलते हैं इनको, तो वो भी जब तब किए जाते हैं जब इन्वेस्टमेंट और अदर जो खास करके व्यापारिक जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं, तब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात आती है। जैसे भी भारत और ब्रिटेन के मध्य में FTA जो हुआ है, तो वो इसी का एक अगला चरण है। नेक्स्ट देखेंगे कि OECD एक संगठन है जिसमें ऊपर 21 बताई, 21 ने 38 सदस्य हैं, जिसकी स्थापना 1961 में हुई है, और इसका मुख्यालय कहाँ? फ्रांस पेरिस में है। तो 21 नहीं है, 38 सदस्य देश है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ? फ्रांस पेरिस में है। फिर द्विपक्षीय निवेश समझौते के कई फायदे होते हैं, जैसे कि दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देना, कंपनियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना, बाजार पहुंच में सहूलियत और विवादों का समाधान करना। भारत ने अपना पहला जो BIT मॉडल है 2025 में प्रस्तुत किया था। तो 2025 से भारत जो है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है उनको कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा महादाई टाइगर रिजर्व जो है किस भारतीय राज्य में प्रस्तावित है?
तो ये गोवा में प्रस्तावित है। गोवा में महादाई नदी भी गुजरती है, तो वो उन्हीं के नाम पर गोवा में ये महादाई जो टाइगर रिजर्व है ये खोला जाएगा, खोला के मतलब प्रस्तावित किया जाएगा। तो चर्चित महादाई टाइगर रिजर्व भारत के गोवा राज्य में प्रस्तावित है। महादाई है, इसको महादेई भी बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा सरकार को महादाई टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में सभी विकास गतिविधियों को तुरंत रोकने का आदेश दे दिया है। 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा सरकार को महादेवी भगवान महावीर, नेत्रावली, कोटी गांव और बोंडला सेंचुरीज के क्षेत्रों को मिलाकर के 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करने का आदेश दिया था। 2000 इसके गठन की घोषणा जो है 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश के द्वारा की गई थी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी आदेशित कर दिया है। फिर गोवा सरकार को चिंता है कि यदि यह टाइगर रिजर्व बनता है तो यह गोवा के कुल क्षेत्रफल का, तो गोवा का क्षेत्रफल ही बहुत कम है, कितना है 3702 वर्ग किलोमीटर का लगभग 1/3 हिस्सा होगा। तो जाहिर सी बात है कि 1000 वर्ग किलोमीटर में अगर ये महादेव टाइगर रिजर्व ही बनता है तो 3700 से मतलब 1/3 तो हिस्सा ले ही लेगा, जिससे क्या होगा कि पर्यटन गतिविधियां बाधित होंगी। उसका कारण है कि टाइगर रिजर्व अगर बनेगा तो वहाँ पर्यटन की सीमा प्रतिबंधित लागू हो जाएगी, और सीमा लागू हो जाएगी तो गोवा में पर्यटन ही मुख्य व्यवसाय है, ये चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को रिपोर्ट सौंपने की आदेश दिया है और अगली सुनवाई नवंबर 2025 में आयोजित की जाएगी। फिर इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो का उद्घाटन मतलब 2025 वाली जो हुई उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो ये ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा ये कोलकाता में किया जाएगा, ऑप्शन इसका सी सही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया जाएगा। फिर यह सम्मेलन जो है 15 से 17 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसमें तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुख, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री सहित सैन्य और राजनीतिक नेता भारत की रक्षा रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है, तो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफार्मिंग फॉर द फ्यूचर रखी गई है। ईयर्स ऑफ रिफॉर्म ट्रांसफार्मिंग फॉर द फ्यूचर रखी गई है। यह भारत में सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा मंच है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए चर्चा की जाती है। फिर नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो IMD है द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 लिस्ट में भारत की रैंक क्या है। ये जो IMD द्वारा जो जारी की जाती है, इंटरनेशनल IMD द्वारा जारी कौन सी है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 लिस्ट में भारत की रैंक पूछी गई है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, 63वीं रैंक है भारत की। तो ये क्वेश्चन आता है हर बार कहीं ना कहीं। इसमें जुड़ी जानकारी क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 लिस्ट में भारत को 69 देशों में 63वीं रैंक रखी गई। मतलब नीचे से देखेंगे 63वीं रैंक पर है टोटल 69 देशों में। पिछले साल भारत की रैंक जो थी 58 थी, यानी कि 58वीं रैंक थी, जिससे इस साल 5 रैंक की गिरावट आई है। फिर इस रैंकिंग में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है और लग्जमबर्ग दूसरे पर है, आइसलैंड तीसरे पर है। खास करके जितने भी नार्डिक कंट्रीज हैं या पश्चिमी यूरोपीय देश है, उनकी जो रैंक देखते हैं इन खास सोशल या शैक्षिक मामलों में काफ़ी ज़्यादा आगे रहती है। तो स्विट्जरलैंड पहले पर है, लग्जमबर्ग दूसरे पर है, आइसलैंड जो है तीसरे स्थान पर है। यह रैंकिंग इस आधार पर तैयार की जाती है कि कोई देश अपने यहाँ आवश्यक टैलेंट को कितना विकसित कर पाता है, आकर्षित कर पाता है और बनाए रख पाता है, इस आधार पर यह डेवलप की जाती है। IMD जो है एक स्विट्जरलैंड आधारित संस्थान है जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ, स्विट्जरलैंड के लसाने में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण भारत के किस क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। तो जो जास्कर उत्सव है उसका 10वां संस्करण कहाँ किया जाएगा, लद्दाख में। जास्कर जो है लद्दाख क्षेत्र में ही है, तो वहीं इसका जो आयोजन किया जाएगा। इसमें देखेंगे क्या, जास्कर का उत्सव का 10वां संस्करण जो है लद्दाख के जास्कर में 20 से 21 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। यह लद्दाख का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव है जिसका नाम हिमालय की जास्कर श्रेणी के नाम पर रखा गया है। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है, लद्दाख की संस्कृति को बढ़ावा देना और पर्यटन को आकर्षित करना। फिर इसमें क्या, उत्सव में लोक नृत्य, स्थानीय नृत्य और मुखौटे पहनकर प्रदर्शन किया जाता है। लद्दाख में मनाए जाने वाले अन्य प्रसिद्ध त्योहारों में तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला लोसर जो उत्सव है, तो लद्दाख में लोसर उत्सव मनाया जाता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता है। नेक्स्ट है पुरुष 2025 पुरुष FIH हॉकी जूनियर विश्व कप का आयोजन भारत में किस राज्य में किया जाएगा। तो ये कल भी आया था, ये तमिलनाडु में किया जाएगा, ऑप्शन इसका जो है बी सही हो जाएगा। तो 2025 पुरुष FIH हॉकी जूनियर विश्व कप का आयोजन तमिलनाडु राज्य के चेन्नई और मदुरई में नवंबर से दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। यह इस टूर्नामेंट का 14वां संस्करण होगा जिसमें 24 टीमें भाग लेंगी। यह 21 साल से कम उम्र के पुरुष हॉकी खिलाड़ियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत पहली बार 1979 में हुई थी, 1979 में की गई थी। इस आयोजन का संगठन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन द्वारा किया जाता है। तो ये जो आयोजन है ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन द्वारा किया जाता है। फिर इसी में है
जो पिछला 13वां संस्करण था 2023 में कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया था, और इस बार का जो 14वां है ये कहाँ होगा, भारत के तमिलनाडु में किया जाएगा। यह जर्मनी विजेता रहा था, जहाँ जर्मनी विजेता और फ्रांस उप विजेता रहा था। भारत जो है चौथे नंबर पर रहा था, तो जर्मनी विजेता रहा था, फ्रांस उप विजेता रहा था, भारत का स्थान चौथा था। इस बार जो है भारत में ही आयोजित किया जाएगा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार फार्म स्टे इन्वेस्टमेंट स्कीम किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू की गई है। कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये यूपी में ही शुरू की गई है। फार्म स्टे इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है यूपी में शुरू की गई। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। तो कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार फार्म स्टे इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को यूपी में फार्म स्टे यानी कि खेतों पर आवास होटल बनाने के लिए आकर्षित करके पर्यटन को बढ़ावा देना है। फिर इसके माध्यम से पर्यटक यूपी की कृषि को समझ पाएंगे और कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए प्रेरित हो पाएंगे। आने वाले समय में जो टूरिज्म के नए नए मतलब क्षेत्र हैं, खास करके हम देखेंगे जो रिवाइवल टूरिज्म एक तरीके बोले कि खास करके जो ग्रामीण परिवेश से आधारित जो टूरिज्म है उनका स्कोप बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से अगर जैसे आजकल शादियाँ भी जो हैं वो भी जो डेस्टिनेशन वाली जो वेडिंग्स हैं उनमें या पर्यटन में देख ही रहे हैं कि इस तरीके की शुरू की गई है। इसका भी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। फिर योजना के तहत 40 करोड़ तक के प्रोजेक्ट के निवेशकों को राज्य सरकार द्वारा कितना 10 से 25% तक सब्सिडी दी जाएगी। उसके बाद महिला एससी और एसटी निवेशकों को 5% की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। बैंक लोन पर 5% की ब्याज सब्सिडी मिलेगी और स्टैंप ड्यूटी व डेवलपमेंट चार्जेस पूरी तरह से माफ़ किए जाएंगे। तो इस तरीके से जो होम स्टे वाली जो योजना होम स्टे योजना भी यूपी सरकार की है, और ये कृषि स्टे जो इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है ये भी यूपी सरकार की ही है। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये पूर्वोत्तर का राज्य है नागालैंड, वहाँ मनाया जाता है। इसमें देखेंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ये वहाँ का राज्य पक्षी है हॉर्नबिल जो है, उसी के नाम पर मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। यह त्यौहार जो है हॉर्नबिल नामक चिड़िया के नाम पर आधारित है। 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है। यह नागालैंड की कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला एक महत्वपूर्ण उत्सव है। तो ये खास करके कल्चरल फेस्टिवल है, वो जो वहाँ के पर्यटन या उसकी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए काम करता है। अन्य प्रमुख त्योहारों में मेघालय और बांग्लादेश के गारो को कम्युनिटी द्वारा मनाया जाने वाला बांग्ला त्योहार यानी कि फसल कटाई से संबंधित है। सिक्किम में जो बौद्ध त्यौहार क्या है इसका सागा दावा, और मणिपुर की मैतेई कम्युनिटी द्वारा मनाया जाने वाला लाई हरोबा जो उत्सव होता है, लाई हरोबा त्यौहार जो ये सारे शामिल हैं। तो नागालैंड में ये जो होता है कौन सा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में आयोजित किया जाता है। इससे क्वेश्चन कई बार आ चुका है। उसके बाद में मेघालय और बांग्लादेश की गारो कम्युनिटी द्वारा मनाया जाने वाला कौन है बंगाला या महोत्सव जो है या बांग्ला त्यौहार जो है फसल कटाई से रिलेटेड है। सिक्किम का बौद्ध त्यौहार है सागा दावा है, और मणिपुर की मैतेई कम्युनिटी द्वारा लाई हरोबा त्यौहार मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है जो कल्चरल फेस्टिवल है। तो इस तरीके से 11 सितंबर की जो आज की हमारी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वाली घटनाएं थी टॉप एमसीक्यू के माध्यम से, करंट अफेयर्स के साथ साथ जो उनका स्टैटिक पोर्शन है ये भी कवर किया गया। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।